अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत की डिप्लोमेसी किसकी कितनी तैयारी थी। यूएन इजलास में इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ोरों शोर हमें आलमी सतह पर भी सुनाई देने लगा। हुकूमत मजीद क्या इकदाम करने जा रही है, जबकि मुल्क में आईनी तरमीम कब नाफिज होगी। हरमीत, सूरत हाल आपके सामने है। कल हमने देखा ख्वाजा आसिफ को यूएन में इजलास करते हुए कश्मीर के मसले पर उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई बात करते हुए हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो क्या आप देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत की डिप्लोमेसी को? देखिए फसीहा, मैं समझता हूँ कि कल ख्वाजा आसिफ साहब जो इधर नानी मासी गली की मोहल्ले की जो आंटी होती है उन तरह ताने भी दे देते रहते हैं, ख़वातीन को भी बहुत कुछ सुनाते हैं। वैसे तो ये काम उनका नहीं था, वज़ीर दिफा हैं और ख़ारजी मामलात जो है इसाक डार को संभालने चाहिए थे, लेकिन इसाक डार साहब यहाँ आइनी तरमीम वगैरह के मामलात में लगे हुए हैं और वो जोड़ तोड़ के मामले में जो है वो सारी अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आपने यहाँ पे देखा होगा जिस तरीके से वो भड़के मारते हैं, जिस तरीके से, लेकिन है तो फॉर्म 47 की पैदावार। अब वहाँ पे जो ये गए हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इनकी स्पीच दिखा देते हैं। एक तो स्पीच देखें कि शुरुआत कैसी करते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं इमरान खान का से कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है एक लीडर की। जरा देख लीजिएगा। नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस टिल ट्रेजेडीज लाइक गजा आर परपेचुएटेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्या? नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई ऐसे काम पे टांग रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की। और देखिए इंग्लिश की भी, मेरी भी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर नहीं जितनी ख्वाजा आसिफ साहब की कमज़ोर है। ये डिफेंस मिनिस्टर है और वो प्रोनाउंसिएशन भी आपके सामने है किस तरीके से वो चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके हाथ कहाँ पर हैं, आवाज़ शेक हो रही है। इस सारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, बात क्या कर रहे हैं? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूठ ये शख्स बोल रहा है यूएन के इजलास में कि ये बात कर रहा है कि एक तो पहले इन्होंने बात की, वही जो हमारी आदत है कि थोड़ा बहुत हमें भी दे दो साहिब। तो पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं ये पूरी दुनिया के साथ होने चाहिए, हमें भी थोड़े बहुत करने चाहिए। थोड़ी बहुत बातें की। गजा की बात जब ये कर रहे थे तो कांपते हुए कर रहे थे। शुरुआत जब गजा से मामले से की तो कांपते हुए कर रहे थे। यानी अंदाजा लगा ले कि इतना खौफ इन पर तारी है इसराइल का कि ये वहां पे भी जाकर डरना शुरू। यहाँ खैर मसला तो ये है कि यहाँ पे झंडा उठाना भी गुनाह कबीरा है, तो वहां यूएन के सामने, अपने आकाओं के सामने कौन सा ये बोलेंगे। अब वहां पे जो ये शुरुआत करते हैं, अच्छा इसराइल का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं किया है। चलो तैयब अर्दोआन को मैं 10 बार बुरा कहता हूं, वो भी दोगलापन का शिकार है, करते तो सारे यही मुस्लिम लीडर जो हैं, लेकिन मामला ये कि फिर भी बोला। हाँ, तैयब अर्दोगान को अगर आपने देखा, उसने यूक्रेन पे बात की, उसने दीगर सारे ममालिक पे बात की, उसने लीबिया लिबनान पे बात की, सीरिया पे बात की, सब पे बात की, लेकिन अगर नहीं की तो कश्मीर पे नहीं की। ख्वाजा, हालांकि ये जो तैयब अर्दोगान साहब है ना, ये हमेशा कश्मीर की बात करते, इस बार उन्होंने भी बात नहीं की। जब अपने नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या गिला। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया, इसराइल का नाम तक नहीं लिया। फिर जब आप देखें, यानी इनकी डिप्लोमेसी को अगर आप देखें, अंदाजा लगा लें कि इनकी क्या तैयारी थी वहां पे। जिस तरीके से ये हवास जिस तरीके से हिल रही थी, यानी उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। अरे भाई साहब, अगर आपको इतनी इंग्लिश बोलनी है, इतना अच्छा आपको लगता है, तो भाई साहब पंजाबी में बात करें, आप उर्दू में बात करें। लोग आपको सुनने, वहां ट्रांसलेटर जो है वो लगे होते हैं, वो ट्रांसमीटर टाइप चीजें लगी होती है, उससे पता चलता है कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अब ये जो है जनाब, इसने जो तकरीर की उसमें फिर इसने एक और बड़ा झूठ बोला कि दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, हम चाहते हैं कि दुनिया में डिजिटल आज़ादी आए। यानी इस प्लेटफॉर्म पे आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मुल्क में एक्स बंद है, आपके सोशल मीडिया पे कोई बात लिखता है तो आप उनको उठा लेते हो। आपने तो यहाँ पर हमारे ऊपर एक पंजाब की हुकूमत ने तो कतगने पाबंदी एक नया बिल तैयार कर लिया है, फिर आप ये झूठ भी बोल रहे हो कि डिजिटल आज़ादी सब दुनिया
दुनिया में होनी चाहिए। अरे यहाँ पे तो डिजिटल दहशतगर्दी का जो बयानी आप लोगों ने बिल्ड किया, आपने और स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर, और एक्स को आपने किस अरसे से बंद किए, हालांकि उस एक्स को आप भी VPN लगा के इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया को कहते हैं कि हम दुनिया में जो है डिजिटल आज़ादी चाहते हैं। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी को ज़रा देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत क्या की, हिंदी में की, इंग्लिश भी साथ में बोलता रहा, लेकिन हिंदी में बात की। उसने कहा हम दुनिया में अमन चाहते हैं, दुनिया में भाईचारा चाहते हैं, दुनिया की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी साहब ने सख्त किस्म की लॉबी की है, और लॉबिंग इसलिए की कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। आप मुझे बता दें कि 6 दिनों से ये बंदा, ये हमारा शहबाज शरीफ साहब वहां पे गया है, किस बड़े शख्सियत से उसकी मुलाकात हुई है, कौन से बड़े लीडर से बात की है, मिन्नते तरले की उन्होंने जो बाइडन से मिलने की, उन्होंने कहा भाई साहब नहीं मिल सकते, आपसे नहीं मिल सकते, टाइम नहीं दिया इनको। नरेंद्र मोदी से तो उन्होंने छप्पियां पाई हैं, वो तस्वीरें वायरल हैं इस वक्त। लेकिन शहबाज शरीफ टिकटॉक बना रहा है, गली कूचों में जाता है, एक्शन पे वो मौसीकी लगी है, टक 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 टक, वो चीज़ हो रही है, क्योंकि मरीम नवाज साहब अभी पंजाब में वही कर रही ना। ये टिकटॉक का बहुत असर पड़ा है ये जो वज़ीर आज़म साहब है और उसकी भतीजी पर, तो वो अमेरिका में मुख्तलिफ गली कूचों में सिक्योरिटी सलाम, अच्छा ये ड्रामा चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी आते हैं, उस मजमे से उन्होंने खिताब किया है, हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हुए, उनसे बात की। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहा है, दूसरे ने आपने अभी तक किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ शहबाज शरीफ साहब मिले नहीं है, कोई तकरीर तक नहीं की है। और आपको पता है कि होटल में कौन से रास्ते से उनको निकाला गया है, वो जो गार्बेज जहां से वो लेके जाते हैं ना, कूड़ादान वगैरह जो एक रास्ता होता है, वहां से गाड़ी निकाल के, क्योंकि फ्रंट पे लोग एहतजाज करने आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये सूरत हाल है। डिप्लोमेसी हमारी बढ़ गई है, सिर्फ हम टिकटॉक तक महदूद हैं, झूठ हम आलमी सतह पर बोल रहे हैं। आगे क्या होगा आपके सामने सब चीज़ें। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी जो है वो नई हिकमत अमली बना रही है, तो ऐसे में बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी दबाव पड़ेगा? देखिए, इमरान खान के हवाले से अगर आप देखें, PTI इस वक्त जिस तरीके से काम कर रही है, बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। अब आपको पता है कि 28 को उन्होंने जलसे की बात की है, दीगर जगहों पर भी जलसे जुलूस होंगे। इमरान खान ने तो खुल के, मेरे पास जो खबरें आई उस खबरों के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जो मेरे साथ है उसको लड़ना होगा, उसने रेजिस्टेंस करनी होगी, मज़ाहमत करनी होगी, जिस पर आप अक्सर आप मज़ाहमत की बात करते हो तो आप मुस्कुरा जाती हैं। मुस्कुराना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा भी है, लेकिन मज़ाहमत करनी चाहिए। अब अगर कहते हैं कि कोई मज़ाहमत नहीं करेगा तो फिर उसका रास्ता जो है वो अलग कर दें मुझसे। अब मामला ये है कि कल अली अमीन गंडापुर साहब जो खान साहब के साथ मिले हैं, उसके हवाले से खबर भी आई है कि अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने कहा है कि भाई साहब, अगर ये गवर्नराज लगाते हैं या अगर कोई इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश करते हैं KP में, तो फिर आप अपनी कश्ते जला दो, निकलो, फिर परवाह मत करो। तो सूरत हाल गंभीर है, यहाँ पे भी दबाव बहुत ज़्यादा है हुकूमत पे। लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि वाशिंगटन की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे पाकिस्तानी डियास्पोरा जो काम कर रहा है, और उसमें बड़े तगड़े लोग हैं जिन्होंने कांग्रेसमैन को रेडी किया, 100 कांग्रेसमैन ने साइन किए। अब मामला ये कि तगड़ा किस्म का लेटर जो है वो जारी किया जा रहा है। अब ये है कि पहले लेटर पे जो है वो दोनों अग्री थे कि कौन सा लेटर देना है। अब मामला ये है कि दोनों के दरमियान बातें, खबरें ये आ रही हैं कि जो पैक है वो चाहता है कि जो स्टैब्लिशमेंट है उस पर जो तनकीद है उसको साइड पे किया जाए, क्योंकि पाक पैक के अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर वो सफारतकारों के साथ भी उठते बैठते हैं। उसमें से ये बात आई है, ये जो पाक डियास्पोरा है वो कहते हैं कि भाई साहब ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे पास जो खबरें यानी मुख्तलिफ तजज़ियाकारों को जो हम पढ़ते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ये लेटर जो है, अगर ये लेटर आ जाता है और से 50 से 100 के 150 के करीब साइन आ जाते हैं तो ये इंतहाई पावरफुल होगा और जो बाइडन को भी ये मजबूर करेगा कम से कम, क्योंकि ये मामला फिर इंटरनेशनली जाएगा, आम सतह पाकिस्तान का मामला नहीं रहेगा। और इस पर फिर जो बाइडन जो है वो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर बात है जो बाइडन की कश्तियाँ वैसे भी जल चुकी हैं, अब कोई ना कोई ताल्लुकात तो बनाने दुनिया भर में, हर तरफ से अमेरिका को रुसवाई का
سامنا ہے تو پاکستان اپنے جو ماضی کے لوگ ہیں ان کو کیسے وہ بھول سکتے ہیں. تو کوشش شاید یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب جو ایک روبی سہوٹا، آئی تھنک سہوٹا یہ کاسٹ ہے، سکھوں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے. تو روبی سہوٹا نے ایک بات کی ہے، تقریر کی ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک قسم کی تقریر ہے، ذرا سن لیجیے گا. Given you this petition to present to the House today, they're concerned, Pakistani Canadians, they're concerned about the political turmoil in that country following the unjust removal of a democratically elected government and subsequent arrest of Imran Khan. They call upon the Canadian government, which promotes fair and free elections around the world, to take steps and measures, including measures such as implementing sanctions on corrupt military officials and ban those that have been involved with human rights violations and ban them from traveling to Canada. Also leverage influence with the IMF to tie new and existing loans to Pakistan on the condition that fair and free elections are held and require these measures to be continued until. آپ نے تقریر سنی اور روبی اس میں یہ بات کر رہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے قرارداد پیش کی ہے اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص کر آفیشلس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان پر ہوائی سفر کی قدغنیں لگائی جائیں، پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ ملک میں انہوں نے وہی بات کی وائلیشن کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانے کی جو تقریر آپ نے سنی. اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب اس نے یہ بات کی ہے روبی سہوٹا جو ممبر پارلیمنٹ ہے کہ بھائی صاحب یہ اس وقت خوف ہے پاکستان میں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اور IMF کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے پیسے دینے تو یہ شرط رکھے کہ وہاں پہ جو وائلیشن ہو رہی ہے، فارم 47 کی حکومت بنی ہے، پھر انہوں نے یہ بات کی انسانی حقوق اور پھر جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں. تو ساری صورتحال میں انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی صاحب اس پہ بات جو ہے IMF کو بھی کرنی چاہیے اگر وہ لون دیتا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی کرنی چاہیے، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو ریلیز کریں. فل فور وہ بے گناہ ہے، اس پر جو مقدمے بنے ہیں وہ جھوٹے ہیں، فیک ہیں، اس کو آزاد کیا جائے. تو ایک طرف تو دو چیزیں آ گئی کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھتی ہے، دوسرے نے واشنگٹن میں تیاری ہو چکی ہے پاکستان ڈسپورا کی، اور میرے خیال میں یہ جو ہے یہ پلیٹ فارم بڑا، اور پھر آنے والے دنوں میں الیکشن ہے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک الیکشن ہے. اگر عمران خان کی الیکٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے تو پھر مزید دباؤ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا سے، انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا سے بھی بنے گا کہ بے قصور بے گناہ شخص کو آپ نے اڈیالہ جیل میں قید کیا ہے. اچھا، کیا آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے کوششیں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر حال میں یہ آئینی ترمیم چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت میں بٹھانا اب لازم ایسا لگتا ہے کیونکہ جو کام قاضی سے لیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کل پرسوں فیصلہ ہے جسٹس منصور کا، تھوڑا بہت انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے قاضی کو بھی اور ان کو بھی، لیکن حکومت نئی سے نئی چالیں چل رہی ہے، اور اب خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دوبارہ ملاقاتوں کے لیے جو ہے خبریں چل رہی ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس وقت جو موقف اپنایا ہے اس سے ان کی مقبولیت بھی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں عوام میں بھی مقبول ہوئے ہیں. اور اگر یہ موقف وہ اگر کوئی کمپرومائز کر لیتے اس آئینی ترمیم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ملک میں ہوگا وہ یقیناً ایک صورتحال مجھے کوئی خوفناک سی دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے مزید حالات بگڑیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اور اگر مولانا اس میں شامل ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کی سیاست کو مزید نقصان ہوگا. بہت شکریہ حمید. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.